Assalamualaikum students, I am your biology teacher Ma'am Sadaf Munir, and today we are going to discuss lecture 3 from chapter 3, that is enzymes, and today's topic is factors affecting enzyme action. So stay with me, let's get started. After today's lecture we will be able to answer what is activation energy. ठीक है, सो आज के हैं ये लर्निंग आउटकम्स की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और उसके बाद के एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से लोअर करते हैं, हाउ डू द एंजाइम्स दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द एंजाइम एक्शन. ठीक है, so basically we will try to cover these two topics, the factors affecting the enzyme action and the activation energy. So this is very interesting and important from the federal board exam point of view. So अच्छे से आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है बच्चे. तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की जानिब. First of all, we have activation energy. Before moving towards the factors which affects the enzyme action, we need to learn what is activation energy and how do enzymes play their role in lowering the activation energy. So, considering the definition and then we will learn the explanation to this topic. So, activation energy is the minimum amount of extra energy that is required by a molecule to get converted into products. So, simple words में अगर मैं इसको describe करूं तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है. हम खुद भी कोई टास्क कर रहे होते हैं, so we eat food, we drink water. Our body generates energy by the process of respiration, and the energy is generated into mitochondria, that is a powerhouse of cell. So without energy we are not being able to do anything. Similar is the case, आपको कोई भी रिएक्शन जब करना होता है, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करना होता है, तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ताकि मॉलिक्यूल्स जो हैं यानी कि सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट्स के अंदर. अब ये जो एनर्जी है ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अलावा जो हम आउटसाइड द लिविंग सिस्टम परफॉर्म करते हैं, सो वी गिव दिस एनर्जी बाय हीट. एक्टिवेट करने के लिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं सबस्ट्रेट्स को या कंपाउंड्स को. लेकिन हीट से इतनी हाई एनर्जी जब दी जाती है तो अगर हम इतनी एनर्जी अपनी बॉडी के सबस्ट्रेट्स को देंगे तो हमारे बॉडी के कुछ जो चीज़ें हैं, इवन एंजाइम्स दे इटसेल्फ इट्स थर्मोलाइबल, तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा इतने हाई टेम्परेचर पे. सो वी नीड एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि एनर्जी भी प्रोवाइड करे हमारे रिएक्शंस में सबस्ट्रेट को, और हमारा जो रिएक्शन है वो कम टाइम में भी हो जाए. सो फॉर दैट रीजन वी नीड एंजाइम्स. सो व्हाट द एंजाइम्स दे डू, दे बेसिकली दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं. इसके अलावा ये सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को स्ट्रेच करवा देते हैं ताकि वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएं, और उनको इनेबल करते हैं कि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकें. और जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सबस्ट्रेट के बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में. ठीक है, सो जो इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट होती है उसको बनाने में एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, सो जब एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देते हैं, सो द रिएक्टेंट्स आर ब्रॉट इजीली इन द इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें हम कहते हैं कि एंजाइम और रिएक्टेंट होता है, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. उस वक्त सबस्ट्रेट यानी रिएक्शन के पास मैक्सिमम एनर्जी इसने अब्सॉर्ब की हुई होती है ताकि इसके बॉन्ड के ब्रेक डाउन हो जाए. सो जैसे ही इसके पीक वैल्यू पहुंचती है तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो अनस्टेबल स्टेट होती है. साथ ही क्या होता है कि जो आफ्टर दिस ट्रांजिशन स्टेट द रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और एंजाइम जो है वो अनऑल्टर्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमें वापस हासिल हो जाता है. सो अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें, तो हियर यू कैन सी कि ये जो है ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को बता रही है, ये वाली डायरेक्शन, और ये ये एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में हमें पता चल रहा है कि इसकी एनर्जी कितनी हम दे रहे हैं. आप देख सकते हैं कि जो रेड लाइन जो डिनोट कर रही है, अगर आप इसकी ये पीक वैल्यू देखें, यहाँ पर ये एनर्जी है.
सो ये वो एनर्जी है जब आपको कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी. सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम. जब हम एंजाइम को इस्तेमाल नहीं करते तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है. अगर हम किलो जॉल्स की भी बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 80 किलो जॉल्स एनर्जी चाहिए. लेकिन जैसे ही हम एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं तो वो एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है. फिर थोड़ी सी भी एनर्जी देने पे ट्रांजिशन स्टेट अराइज हो जाती है, रीच हो जाती है और इजीली सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. So with the utilization of enzymes what they do, they lower the activation energy and it results in immediately conversion of substrate into products. सो दिस इज अ चेंज इन फ्री एनर्जी जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो फॉर एग्जांपल कुछ एनर्जी रिलीज भी हो जाती है, कोई कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसमें एनर्जी भी रिलीज हो जाती है, तो रिएक्टेंट्स से की निस्बत प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम होती है क्योंकि एनर्जी जो है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन रिलीज भी हो जाती है. तो चेंज इन एनर्जी को भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसकी दी हुई है. सो बहरहाल this is about the activation energy and its value. Okay, the activation energy without enzyme and activation energy with enzyme, we have seen that activation energy without enzyme ज़्यादा चाहिए होती है, जबकि enzyme के साथ activation energy low हो जाती है. So this is the advantage के the enzymes basically they lower the activation energy and they bring the substrate into precise orientation so that it can easily be converted into products. This was about the activation energy. Now we will discuss what are the factors which affects the enzyme action. We have studied about the enzyme action, how do the enzyme works, how they are involved in the conversion of substrate into product. We discussed two models. That was lock and key model and induced fit model for the enzyme action. So it's interesting to know what are the factors, what are the conditions which basically affects the enzyme action. So let's see what are the conditions or that is affecting this activity. So the factors which affects the enzyme catalyzed reaction is, first of all we will discuss the temperature. जो temperature होता है वो दर्जा हरारत affect करता है enzyme activity को. Then we will discuss about the pH and then the enzyme concentration and the substrate concentration. There are many other factors which affects enzyme activity, but we will focus on these four factors that are being mentioned in your book as well. So we will try to focus on these factors. Anyhow, there are other factors as well, just like the radiations, and we also have the inhibitors, even the end product that comes under the category of feedback inhibition. So there are different factors, but we will discuss first of all temperature. So let's see how the temperature it affects enzyme action. So if we talk about the temperature, तो temperature जो होता है, अगर आप किसी भी एंजाइम catalyzed reaction में टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है वो इंक्रीज हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सबस्ट्रेट को ज़्यादा एनर्जी मिलती है और उसकी कोलिजन भी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, वो मूव ज़्यादा करते हैं और ये चांसेस होते हैं कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाए एट एक्टिव साइट. और जितने ज़्यादा चांसेस होंगे कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ अटैच होगा उतने चांसेस हैं कि रिएक्शन जल्दी से हो जाए और स्पीड अप भी हो जाता है रिएक्शन रेट. सो द टेम्परेचर जिसके ऊपर रिएक्शन रेट मैक्सिमम हो जाता है उसको कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर. सारे एंजाइम्स का एक खास तरह का टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं. सो दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर. सो इसमें हम कहते हैं कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा कोलिजन्स हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की, सबस्ट्रेट इजीली बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ. और अगर हम ह्यूमन एंजाइम्स की बात करें तो जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल, तो जो हमारे एंजाइम्स है वो बेस्ट फंक्शन कब करते हैं बिटवीन द टेम्परेचर दैट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके दरमियान में हमारे एंजाइम्स बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं. सो ये जो टेम्परेचर है हम कहते हैं कि दिस टेम्परेचर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ह्यूमन बॉडी एंजाइम. ठीक है, बट एक खास वैल्यू तक टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है. अगर आप बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करते जा रहे हो टेम्परेचर तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए हैं
उनके साथ क्या होगा कि उनकी डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगी. दे वो द हाई टेम्परेचर इट विल डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम दैट इज प्रोटीनिक इन नेचर. सो उनकी जो चेन्स, उनके जो पॉलीपेप्टाइड्स है वो अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगे, उनका टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा और उनकी डीनेचुरेशन हो जाएगी. उस वक्त फिर एंजाइम एक्टिविटी बढ़ने के बजाय उल्टा स्टॉप होना शुरू हो जाती है. सो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है एंजाइम्स की, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम टेम्परेचर. और अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर की, सो अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वह मैक्सिमम टेम्परेचर की कैटेगरी में आएगा. ठीक है. सो लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो अगर हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के चश्मों में रहते हैं बहुत गर्म टेम्परेचर पे, तो फिर उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर इवन 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है. सो वो फिर हाई टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कर लेते हैं. ठीक है. सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. Now, what is about the minimum temperature? So यहाँ पर वो टेम्परेचर कि अब अगर हम किसी भी एंजाइम की यूटिलाइज्ड रिएक्शन का टेम्परेचर लो कर देते हैं, यानी कि ठंडक देते हैं, टेम्परेचर लो कर देते हैं बिलो द ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पे जाकर या फ्रीजिंग टेम्परेचर पे एंजाइम्स डीनेचर नहीं होते बल्कि क्या हो जाते हैं, वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है. दे आर इनएक्टिवेटेड. उसका स्ट्रक्चर इनएक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रक्ट पूरे का पूरा ओपन नहीं होता बल्कि वो इनएक्टिव हो जाता है टेम्पररी. लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को वापस रिस्टोर करते हैं, टेम्परेचर को वापस उसके नॉर्मल यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे भी लेकर आते हैं, तो एंजाइम एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट हो जाती है. इस तरह से एंजाइम्स दे रीगेन देयर कैटालिटिक एक्टिविटी व्हेन द टेम्परेचर इज रिस्टोर्ड. So that temperature at which the enzymes are inactivated is called as minimum temperature. So यहाँ पर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताया जा रहा है y एक्सिस पे, और स्टूडेंट्स x एक्सिस पे आपको टेम्परेचर बताया जा रहा है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब टेम्परेचर जीरो था तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जीरो है. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है स्लोप बढ़ती जा रही है, और ये वो टेम्परेचर है जिसको कहा गया इस पीक पॉइंट पे ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है. क्योंकि ऑप्टिमम टेम्परेचर पे द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम, इफ वी टॉक अबाउट, तो यहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है. उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर रीच हो गया तो देख लेंगे 37 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऑप्टिमम टेम्परेचर जाएगा. उसके बाद डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाती है टू वेरी हाई टेम्परेचर. सो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो बिल्कुल ही एंजाइम एक्टिविटी खराब हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी क्योंकि एंजाइम खुद ही डीनेचर हो जाते हैं. सो यू कैन सी downfall in the graph which shows that denaturation of enzyme results in lowering the rate of chemical or enzyme catalyzed reaction. So this was the effect of temperature on the enzyme catalyzed reactions. Now if we talk about the pH, पीएच क्या होती है, हम कहते हैं कि आयनिक कंसेंट्रेशन जो होती है प्रोटॉन्स की या हाइड्रोक्सिल आयंस की, वो भी अफेक्ट करती है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के रेट को. सो जिस तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम्स का जिसपे वो बेस्ट फंक्शन करते हैं, इसी तरह जो एंजाइम्स होते हैं उनका ऑप्टिमम उनकी पीएच होती है. सो जिस पे एंजाइम्स का फंक्शन मैक्सिमम होता है. सो एंजाइम फंक्शन इज मैक्सिमम एट द ऑप्टिमम पीएच. सो every enzyme is having its own optimum pH in which it works best, और इसका बहुत ही अच्छे से फंक्शन हो रहा होता है. ठीक है. सो हम कहते हैं कि pH also affects enzyme catalyzed reactions rate, and the optimum pH is the pH at which the enzyme function is maximum. So different enzymes are having different optimum pH. So जैसे कि हम बात करते हैं कि एग्जांपल हम अभी लेंगे कि जो पैप्सिन है उसकी ऑप्टिमम pH 2 है. ठीक है. क्योंकि वो 2 pH पे यानी कि लोअर pH पे काम करेगा, जो कि पैप्सिन हमारे स्टमक के अंदर ये प्रोड्यूस होता है जहाँ पर HCl भी होता है, तो एसिडिक कंडीशंस होती हैं, तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है. जबकि ट्रिप्सिन इज आल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बट दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर. तो ये जो है इसकी pH 8 तक इसकी वैल्यू चली जाती है. तो मैक्सिमम इसकी जो हम कहते हैं कि इसकी ऑप्टिमम pH होती है वो pH 8 होती है. सो ट्रिप्सिन वर्क्स बेस्ट एट द 8 pH, और जो पैप्सिन है वो 2 pH पे काम कर जाता है. सो इस तरह से इट इंडिकेट्स कि एवरी एंजाइम इज हैविंग इट्स ओन ऑप्टिमम pH. ठीक है. अब अगर हम pH जो है वो चेंज कर देंगे,
So the changes in the pH can result in the ionization of enzymes. Ionization होगी क्योंकि एंजाइम्स अमाइनो एसिड के बने हुए होते हैं और अमाइनो एसिड्स चार्ज बेयरिंग ग्रुप्स उनमें होते हैं. हाइड्रोक्सिल हम कहते हैं कि अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उनके चार्जेस डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि जब आयोनाइजेशन उनकी हो जाएगी तो उनका स्ट्रक्चर डिनेचर भी हो सकता है. सो अगर स्लाइड चेंजेस आते हैं पीएच में तो ये इसको दोबारा से रिगेन किया जा सकता है एंजाइम एक्टिविटी को. लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम चेंजेस आ जाते हैं पीएच में तो एंजाइम स्ट्रक्चर पूरे का पूरा डिनेचर हो जाता है और एक्टिविटी जो है वो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है. एंड हियर यू कैन सी के अगर ऑप्टिमम पीएच से ऑप्टिमम पीएच के बाद अगर हम उसके पीएच चेंज कर देंगे तो डाउनफॉल आने लग पड़ता है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट डाउन होना शुरू हो जाता है. दिस वाज अबाउट द इफेक्ट ऑफ पीएच. नाउ द थर्ड वन इज एंजाइम कंसंट्रेशन. So enzyme concentration also affects enzyme rate of enzyme catalyzed reactions. क्योंकि अगर हम जो है वो कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हैं, वो कौन सी कंडीशंस, एंजाइम कंसंट्रेशन को छोड़कर, यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इसकी मिकदार एक फिक्स रखी है, टेम्परेचर फिक्स रख दिया, पीएच फिक्स रख दिया, इन सारी कंडीशंस के कांस्टेंट होने के बाद अगर आप एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे होते हो सो एक टाइम ऐसा आता है कि एंजाइम कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा होता है. बट जब सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है तो क्या होता है कि उसके बाद एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से भी एंजाइम के रिएक्शन पे कोई असर नहीं होता, बल्कि वो रिएक्शन रेट हो जाता है कांस्टेंट, क्योंकि फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वो रेट लिमिटिंग बन जाती है. यानी कि जितने आपने एंजाइम जैसे जैसे डालते जा रहे हैं तो उनकी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई होती जाएंगी. जितना सबस्ट्रेट था सारे का सारा जो है वो ऑक्यूपाई हो जाता है, तो फिर एंजाइम डालने के बावजूद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता क्योंकि एंजाइम तो है लेकिन सबस्ट्रेट तो नहीं है. तो जब सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा तो एंजाइम के ऐड करने से भी एंजाइम का रेट जो है वो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं होता. सो हियर यू कैन सी कि इसकी स्लोप कुछ इस तरह से बनती है कि यहाँ पर अगर वो पीक वैल्यू आती है तो उसके बाद अगर आप एंजाइम कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर रहे हो तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन का रेट जो है वो कांस्टेंट हो गया है. ठीक है, कोई चेंजेस उसमें नहीं आ रहे होते. इस तरह से एंजाइम कंसंट्रेशन भी अफेक्ट करता है रिएक्शन रेट को. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो जस्ट लाइक द एंजाइम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी इस तरह से है कि आप अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो और बाकी फैक्टर्स को आपने कांस्टेंट रखा हुआ है तो फिक्स टाइम तक तो ऐसा होगा कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है. हियर यू कैन सी कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है. बट जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जितने भी एंजाइम से उनके एक्टिव साइट जो है वो बुक्ड हो जाती हैं, ऑक्युपाइड हो जाती हैं, उसके बाद सबस्ट्रेट ऐड करने के बावजूद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट हो चुकी हैं फिल्ड. अब सबस्ट्रेट एक्सट्रैक्ट करने से भी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता बल्कि वो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है क्योंकि अब एंजाइम ही ज्यादा नहीं है. जितने एंजाइम थे उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया हुआ है, उनकी एक्टिव साइट बुक्ड हो गई हैं, फिल हो गई हैं. अब एंजाइम की जो है वो रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं हो सकता विद फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. This was a effect of substrate concentration on the rate of enzyme catalyzed reaction. ये तो था स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के बारे में. आज हमने डिस्कस किया है एक्टिवेशन एनर्जी को एंड द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स एंजाइम एक्टिविटी. ट्राई टू मेक रिटन नोट्स ऑफ दिस टॉपिक्स एंड लर्न द टॉपिक बाय हार्ट. नाउ अपनी मैम को इजाजत दीजिए. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.